स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बताया था। उसको स्केच किया गया था, उसका डायग्राम बनाया गया था और मैंने आपको बताया था कि मानव में जो उत्सर्जन तंत्र होता है यह वृक्क जो वन पेयर होते हैं, यूरेटर जो वन पेयर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर जो एक होता है और यूरिथ्रा मूत्र मार्ग, ये सारे अंग मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम उत्सर्जन तंत्र कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले मैंने आपको वृक्क के बारे में बताया था, किडनी के बारे में बताया था कि हमारे शरीर में कितनी किडनी पाई जा रही होती हैं, कहाँ पर स्थित होती हैं, कैसे आकार की होती हैं तथा किस प्रकार से उदर गुहा में पृष्ठभित्ति से जुड़ी रहती हैं और किस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है। इसके पश्चात मैंने नाम लिया था मूत्र वाहिनियों का। इनमें भी मैंने कहा था कि ये एक पेयर होती हैं, अर्थात प्रति किडनी के हाइलम वाले भाग से निकलती हैं, पतली लंबी सक्रिय नलिका के रूप में होती हैं। इनमें पेशीय स्तर पाया जाता है और उस पेशीय स्तर में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है जिससे यूरिन लगातार आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। इसके पश्चात मैंने बताया था आपको थर्ड पॉइंट में यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम कह रहे होते हैं मूत्र मार्ग, वो मूत्राशय। मूत्राशय में मैंने कल जब आपको वीडियो बनाया था तो उसमें केवल और केवल इतना ही मैंने आपको बताया था। हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन नोट नहीं किया था। उसमें मैंने केवल इतना कहा था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है तथा इसमें यूरिन को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन इसको नोट नहीं किया था। आज मैंने नोट कर रखा है, ये आपको अपने नोट्स में बनाना है और इसको लिखना है। ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी जो भित्ति होती है ये भित्ति 3 स्तरों से बनी होती है, जिसमें एक आउटर लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर सीरोसा स्तर की बनी होती है या आप कह सकते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी होती है। मिडिल लेयर जो आरेखित पेशीय तंतु होते हैं, आरेखित पेशियां होती हैं, उनसे बनी होती है। और जो इनर लेयर होती है वो म्यूकोसर होती है, अर्थात श्लेष्मिक स्तर के रूप में पाई जाती है। ठीक है। इसके पश्चात मैंने कहा था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये कॉनिकल होता है। कॉनिकल का मतलब क्या होगा? शंकु आकार। ऊपर वाला भाग तो चौड़ा होगा और नीचे वाला भाग कैसा होता है? नैरोअर होता है, शकरा होता है। इसलिए जो यूरिनरी ब्लैडर की शेप होती है ये शेप कैसी होती है? कॉनिकल होती है। कॉनिकल का मतलब है शंकु आकार होती है, जिसमें ऊपर वाला भाग चौड़ा होगा, निचले वाला भाग या लोअर पार्ट होता है वो कैसा होता है? शकरा होता है। ठीक है। इसका जो लोअर वाला भाग होता है ये एक अपर्चर के द्वारा यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग में खुल जाता है और जो अपर्चर होता है उस अपर्चर के ऊपर क्या पाया जा रहा होता है? एक अवरोधनी होती है, स्फिंक्टर होता है, जिसके माध्यम से वो अपर्चर रेगुलेट होता है या खुलता और बंद होता है। ठीक। इसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि जो ह्यूमन का यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें लगभग 700 ml से लेकर 800 ml तक यूरिन को स्टोर किया जा सकता है।
अर्थात मूत्र को संग्रह किया जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात मैंने ये भी आपको बताया था कि जो हमारे अंदर मीन्स मेल में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये रेक्टम के ठीक आगे होता है, मलाशय के ठीक आगे होता है, जबकि फीमेल में पाया जाने वाला यूरिनरी ब्लैडर वैजाइना के ठीक ऊपर पाया जाता है या योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम कह रहे होते हैं मूत्र मार्ग। मूत्राशय की ग्रीवा वाले भाग से एक छोटी पतली नलिका निकलती है, उस नलिका को हम कह रहे होते हैं मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा, जिसके द्वारा शरीर से यूरिन को बाहर निकाला जाता है। इस मूत्र मार्ग पर एक स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, अर्थात अवरोधनी पेशी पाई जाती है, जो मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती है। और जब मूत्र का उत्सर्जन होता है या मूत्र का त्याग होता है उस समय यह स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाती है, शिथिल हो जाती है। इस कारण से यूरिनरी ब्लैडर से जो मूत्र या यूरिन होता है वो मूत्र मार्ग के द्वारा आसानी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मूत्र मार्ग की लंबाई मेल में लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, जिसके द्वारा मूत्र तथा सीमन, जिसको वीर्य कहते हैं, दोनों को ही बाहर निकाला जाता है। जबकि फीमेल में मूत्र मार्ग की लंबाई मात्र 4 सेंटीमीटर होती है, जिसके द्वारा केवल और केवल यूरिन को ही बाहर उत्सर्जित किया जाता है या यूरिन को ही बाहर त्यागा जाता है। मेल में जो यूरिथ्रल मार्ग होता है या यूरिथ्रा होता है या मूत्र मार्ग होता है, ये 3 भागों से मिलकर बनता है। उन 3 भागों में पहला भाग होता है जिसको हम प्रोस्टेटिक पार्ट, और चाहे तो क्या कह सकते हैं दूसरा इसका नाम प्रोस्टेटिक पार्ट का ही। प्रोस्टेटिक पार्ट तो इसको प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण कहा गया है, लेकिन दूसरा इसका नाम होता है यूरिथ्रल पार्ट। ठीक है, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह किसके अंदर से गुजरता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मूत्र मार्ग के आधार वाले भाग में सिंघाड़े के आकार की पाई जाती है, जो मल्टीलोबुलर होती है, और इसमें से छोटी छोटी नलिकाएं निकल करके मूत्र मार्ग में जाती हैं, जिससे मूत्र मार्ग चिकना बना रहता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, हाँ इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर और कहना पड़ेगा कि ये जो पार्ट होता है प्रोस्टेटिक, इसमें ही आकर के दोनों तरफ से शुक्र वाहिनियां खुल जाती हैं। शुक्र वाहिनियों का मतलब क्या होगा? स्पर्मेटिक डक्ट, जो क्या लेके आ रही होती हैं? सीमन या स्पर्म्स को लेके आ रही होती हैं। इसीलिए जो मूत्र मार्ग है ये दोनों के लिए कॉमन हो जाता है, मूत्र के लिए भी और वीर्य के लिए भी। ठीक है, इसके पश्चात सेकंड पार्ट आता है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस का मतलब होता है झिल्लीदार, झिल्ली नुमा। ये छोटा भाग होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि और किसके बीच का होता है? पेनिस के बीच का होता है, सीसन के बीच का होता है। लास्ट पार्ट होता है जिसको हम कह रहे होते हैं पेनाइल पार्ट। यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये सीसन या पेनिस के कॉर्पस स्पॉन्जियोसम वाले भाग में से निकलकर ग्लांस पेनिस या सीसन मुंड के ऊपर एक बाह्य छिद्र के रूप में, जिसको हम एक्सटर्नल यूरिन ऑरिफिस कह देते हैं या बाह्य मूत्र छिद्र कह देते हैं, के द्वारा बाहर खुल जाता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। अपनी जो भी आपने नोटबुक डाल रखी है उसमें ये आप उतारते रहेंगे नियमित रूप से इनको, नोट्स को। ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं एक बार फिर आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ये
मूत्रा से। मैंने इसको पहले वाले वीडियो में बताया था कि यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली के आकार की संरचना होती है जो पेशी होती है। इसकी जो भित्ति होती है वो 3 स्तरों से बनी होती है, जिनमें एक बाह्य स्तर होता है, ये पेरिटोनियम से बना हुआ स्तर होता है जिसको हम सीरोसा स्तर कह रहे होते हैं। मध्य स्तर होता है, ये आरेखित पेशियों से बना हुआ होता है, तथा जो इनर लेयर होती है ये श्लेष्मिक स्तर या म्यूकस लेयर से बना होता है। इसके पश्चात मैंने कहा था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये कॉनिकल होता है, शंकुरूपी होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा होगा और जो निचला भाग होता है ये कैसा होता है, संकरा होता है। और जो सकरा भाग होता है ये नीचे की तरफ होता है। सकरा भाग एक छिद्र के द्वारा, और उस छिद्र को हम कह रहे होते हैं अपर्चर। इस छिद्र के द्वारा जो बाहर खुलता है या मूत्र मार्ग में खुलता है, इसके ऊपर एक रेखित पेशी से बनी हुई अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हम मस्कुलर स्फिंक्टर या स्फिंक्टर मसल्स कह देते हैं। ये मसल्स इस छिद्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को रेगुलर करती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कहा था यूरिनरी ब्लैडर नर में रेक्टम या मलाशय के ठीक आगे होता है, जबकि यह फीमेल में वैजाना या योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर में 700 से 800 ml यूरिन कलेक्ट हो सकती है या उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है मूत्र मार्ग। मैंने कहा था मूत्रा से कि जो ग्रीवा से निकलने वाली पतली नलिका होती है, इसी को हम मूत्र मार्ग कह रहे होते हैं। इसके द्वारा मूत्र मार्ग कह देते हैं। अब इस मूत्र मार्ग के द्वारा ही क्या होता है, शरीर से मूत्र को बाहर निकाला जाता है। मूत्र मार्ग पर जो पेशी अवरोधनी उपस्थित होती है, मैंने बताया था कौन सी अवरोधनी पेशी, जो सामान्यतः मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती है। यहां से यूरिन परकोलेट भी नहीं होता, रिस करके भी बाहर नहीं आता है, इतना ज्यादा इसको टाइटली बंद किया जाता है। लेकिन जब मूत्र त्यागा जाता है उस समय यह अवरोधनी रिलैक्स हो जाती है, शिथिल हो जाती है, अनुशिथिलित हो जाती है, जिससे मूत्र आसानी से बाहर निकल जाता है। पुरुषों में यह मूत्र मार्ग लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो पेनिस में से होकर गुजरता है। इसमें से होकर मूत्र और वीर्य, यूरिन और सीमन दोनों को बाहर निकाला जाता है। स्त्रियों में मूत्र मार्ग की लंबाई मात्र 4 सेंटीमीटर होती है और इसमें से होकर केवल और केवल क्या बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए नर में मूत्र मार्ग कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। पहला मैंने बताया ये प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कितना लंबा होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कौन सी ग्रंथि के अंदर से निकलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से निकलता है। ठीक है, और इसमें दोनों शुक्रवाहिनियां खुल जाती हैं, इस कारण से इसमें सीमन या शुक्राणु आते रहते हैं। दूसरा पार्ट होता है मेम्ब्रेनस पार्ट। यह झिल्लीमय या मेम्ब्रेनस होता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि और सिसन के मध्य का छोटा सा भाग होता है। और जो लास्ट पार्ट है वो पेनाइल पार्ट है, सिसनीय भाग। यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो सिसन के कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसमें देखिए अगर देखोगे, अगर हम टीएस इसकी काटेंगे तो इसमें कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दिखाई दे रहा होता है, उसी के अंदर से मूत्र मार्ग बाहर निकलता है। ठीक है ना, और जो कहाँ पर खुल जाता है, ग्लांस पेनिस के ऊपर, किसके द्वारा, एक मूत्र छिद्र जिसको हम कह रहे होते हैं एक्सटर्नल यूरिन ऑरिफिस या अपर्चर, जिससे यूरिन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें 2 डोरियां और होती हैं जिनको कॉर्पस कैवर्नोसा कहते हैं। ठीक है, वो भी स्पष्ट दिखाई दे रही होती है, लेकिन मूत्र मार्ग किसके अंदर से गुजरेगा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर से गुजर रहा होता है। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हम लेते हैं मानव की वृक्क की आंतरिक एवं औतकी संरचना। वृक्क का इंटरनल स्ट्रक्चर, हम अगर चाहें तो ये भी बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, या ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। मानव की वृक्क की आंतरिक एवं औतकीय संरचना। आंतरिक का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, औतकी का मतलब है जो उसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है। देखिए अगर हम किसी भी वृक्क को HLS के रूप में सेक्शन काटें, HLS का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सेक्शन देखिए तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है LS और एक होता है TS। TS का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट। उसमें सारी जो संरचनाएं दिखाई दे रही होती हैं वो एक सर्किल में दिखाई दे रही होती है, गोलाकार दिखाई दे रही होती है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है वो लंबाई में होता है, उसको लंब काट कह रहे होते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये HLS होता है, इसको कह रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। क्षैतिज अनुलंब काट, क्या कह रहे होते हैं इसको? क्षैतिज अनुलंब काट। तो देखिए सबसे पहले जब हम HLS लेते हैं तो हमें वृक्क के चारों तरफ एक आवरण दिखाई देता है। आवरण का मतलब क्या होता है? एक उसके चारों तरफ होल दिखाई दे रहा होता है। उस आवरण को हम कह रहे होते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल का मतलब होता है वृक्क संपुट। किसके चारों तरफ? प्रत्येक वृक्क के चारों तरफ। प्रत्येक वृक्क के चारों तरफ तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा बना हुआ जो आवरण होता है, उस आवरण को या एन्वेलोप को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? रीनल कैप्सूल, या उसको क्या बोला जाता है? रीनल संपुट। रीनल जो संपुट है या रीनल जो कैप्सूल होता है, जैसे ही हम रीनल कैप्सूल को हटाएं तो इस रीनल कैप्सूल को हम इस तरह से हटा सकते हैं जैसे सब्जी की पीलिंग होती है, सब्जी के जो छिलके हैं उनको जैसे हटा दिया जाता है ना, तो अंदर पूरा का पूरा किडनी का पार्ट दिखाई दे रहा होता है या पूरा सब्जी का पार्ट दिखाई दे रहा होता है। वैसे ही हम प्रत्येक किडनी के ऊपर से क्या कर सकते हैं? उसको आवरण को हटा सकते हैं। रीनल कैप्सूल को पूरी तरह से किडनी के ऊपर से हटाया जा सकता है, छिलके की तरह उसको हम हटा सकते हैं। और जब हम रीनल कैप्सूल को हटाते हैं तो हमें किडनी में दो पार्ट दिखाई देते हैं, दो भाग दिखाई देते हैं, जिसमें एक भाग होता है कॉर्टेक्स और दूसरा भाग होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है उसको हम बलकुट कहते हैं और मेड्यूला वाला जो भाग होता है उसको हम कह रहे होते हैं मध्यांश। अब देखिए कितने भाग दिखाई दिए? दो। अगर HLS आपने लिया तो सबसे पहले वृक्क के चारों तरफ एक तंतुमय संयोजी ऊतक से बना हुआ आवरण दिखाई देगा। उस आवरण को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? रीनल कैप्सूल। और जैसे ही रीनल कैप्सूल को हटाएं, जैसे सब्जी से छिलका हटाते हैं ना, तो सब्जी का पूरा अंदर वाला पार्ट दिखाई देता है, बाहर वाला भाग दिखाई देता है। वैसे ही किडनी से जब रीनल कैप्सूल को हटाया जाता है तो किडनी का पूरा बाहर और अंदर वाला भाग हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो जो बाहर वाला भाग दिखाई देता है उसको तो हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो मध्य का या अंदर का भाग होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? मेडुला। अर्थात HLS के बाद जो किडनी है उसमें हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे होते हैं, एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट होता है मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग को हम बलकुट कहते हैं और मेडुला वाले भाग को या तो मध्यांश कह देते हैं या उसको आंतरिक भाग कह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम कॉर्टेक्स को लेते हैं। कॉर्टेक्स कौन सा वाला भाग होगा? किडनी का आउटर वाला भाग होता है, अर्थात किडनी के बाह्य भाग को ही हम बलकुटीय भाग कह रहे होते हैं या बाह्य भाग को ही हम कॉर्टिकल रीजन कह रहे होते हैं।
और उस कॉर्टिकल रीजन को ही हम कॉर्टेक्स कह देते हैं। यह कॉर्टेक्स डार्क रेड कलर का होता है, गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, कैसे रंग का होगा? गहरे लाल रंग का होगा। जैसे ही आप रीनल कैप्सूल को हटाओगे तो किडनी में जो बाहर की तरफ गहरे लाल रंग का भाग दिखाई देगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स या बल्कुट। अब देखिए यह बल्कुटीय भाग कैसा दिखाई देता है? ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर का मतलब है कणिकामय दिखाई दे रहा होता है। और ये कणिकामय क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मालपीजियन बॉडी, अर्थात कॉर्टेक्स वाले भाग में मालपीजियन काय पाए जाते हैं। इस कारण से किडनी का कॉर्टिकल रीजन कैसा दिखाई दे रहा होता है? ग्रेन्युलर, अर्थात कणिकामय दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि कॉर्टेक्स के कुछ संकरे भाग, नैरोअर पार्ट, मेडुला के आउटर भाग में एम्बेडेड हो जाते हैं, अर्थात मेडुला के आउटर भाग में अंदर की तरफ धस जाते हैं और धसने के बाद एक तरह से पिलर शेप्ड या कॉलमनर शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी खोज एक वैज्ञानिक थे बॉटनी जिन्होंने की थी। इसीलिए उनको हम बॉटनी के स्तंभ कह देते हैं या रीनल कॉलम्स ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है बॉटनी के स्तंभ नाम क्यों पड़ा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कॉर्टेक्स वाले भाग में किसने इनको आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट टाइम? बॉटनी ने। इसलिए इनको बॉटनी के नाम से ही क्या कह दिया जाता है? बॉटनी के स्तंभ। इसके साथ साथ कॉर्टेक्स वाले भाग में ब्रक नलिकाओं के मालपीजियन बॉडी, दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका वाले भाग पड़े होते हैं। ठीक है, इतना आपको कॉर्टेक्स में बताना है। इसके बाद आता है मेडुला। कॉर्टेक्स से अंदर वाले भाग को अगर हम देखें तो वो भाग क्या कहला रहा होता है? मेडुला, या उसको आंतरिक भाग कह रहे होते हैं या इसको मध्यांश कह रहे होते हैं। इस मध्यांश में जो आउटर भाग होता है उसमें बॉटनी के स्तंभ के कारण, या हम कह सकते हैं कि उसमें जगह जगह पर क्या प्रवेश कर जाता है? कॉर्टेक्स के सक्रिय भाग। इस कारण से मेडुला के या मध्यांश वाले भाग में एंगुलर या कॉनिकल शेप वाली कई संरचनाएं बन जाती हैं। इन तिकोने आकार की या शंकुआकार आकार की संरचनाओं को पिरामिड कह दिया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिरामिड। और ये जो पिरामिड होते हैं ये सभी के सभी एक प्याले के आकार की संरचना में खुल जाते हैं, जिसको कैलिसिस कहा जाता है। ये सारे कैलिसिस संयुक्त होकर के एक पेल्विस में खुल जाते हैं। रीनल पेल्विस को कह रहे होते हैं, या तो आप ब्रक द्रोणी कह दीजिए। और जो रीनल पेल्विस होता है, ये रीनल पेल्विस वाला जो भाग होता है जिसे हम ब्रक द्रोणी या ब्रक श्रोणी कह रहे होते हैं, ये कीपाकार और चौड़ा भाग होता है जो किसमें खुल जाता है? जो खुल जाता है मूत्र वाहिनियों में, यूरेटर में। और यूरेटर किसमें खुल जाते हैं? जाकर के मूत्राशय में खुल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो किडनी वाला भाग, जो मेडुला वाला भाग है, इस मेडुला वाले भाग में ब्रक नलिकाओं के हैनले के लूप तथा संग्रह नलिकाएं पाई जाती हैं। हैनले के लूप इसलिए कहा जाता है कि वो ब्रक नलिका का भाग हैनले नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उनको हम हैनले का लूप कह देते हैं। साथ में दूसरा क्या होता है? संग्रह नलिकाएं होती हैं। अर्थात किडनी के ब्रक कॉर्टेक्स वाले भाग में, ब्रक के कॉर्टेक्स वाले भाग में ब्रक नलिकाओं की समीपस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग और मालपीजियन बॉडी पड़ी होती है, जबकि मेडुला वाले भाग में ब्रक नलिकाओं के हैनले के लूप तथा संग्रह नलिकाएं पड़ी होती हैं। इन संग्रह नलिकाओं के कारण ही आपने देखा होगा पिरामिड धारीदार दिखाई देता है, उसमें रेखाएं सी दिखाई दे रही होती हैं, क्योंकि संग्रह नलिकाएं होती हैं, इसलिए वो कैसा हो जाता है? लीनियर हो जाता है, रेखीय हो जाता है।
और ये सारे के सारे जो पिरामिड हैं इनके आधारीय भाग प्याले के आकार की संरचना में खुल जाते हैं। उस संरचना को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? उस संरचना को हम कह रहे होते हैं कैलिसिस। और ये कैलिसिस सारे संयुक्त होकर के किसमें खुल जाते हैं? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस क्या होता है? एक कीपाकार चौड़ा भाग होता है जो किसमें खुलता है? यूरेटर में। यूरेटर का मतलब होता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कहाँ पर खुल जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं के द्वारा जो यूरिन बनती है वो कैलिसिस में आती है। कैलिसिस से किस में जाती है? रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस में किससे चली जाती है? यूरेटर में। और यूरेटर से किस में चली जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से किस में चली जाती है? यूरिथ्रा में, मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, जो मेल में ग्लांस पेनिस के ऊपर खुलता है, जबकि फीमेल में ये ठीक जनन कोर के ऊपर पाया जाता है, उस छिद्र के द्वारा बाहर खुल जाता है। ठीक है ना? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किडनी के दोनों भागों को आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं, आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से उसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर 1 पेयर किडनी होती हैं, उदर गुहा में पाई जाती हैं, मेटानेफ्रिक होती हैं, कासेरोदंड के दोनों तरफ एक एक होती है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के द्वारा उदर गुहा में किससे जुड़ी होती है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से उदर गुहा में पृष्ठभित्ति से जुड़ जाती है। ठीक है ना? साथ में देखिए मैंने बताया था कि जब हम इसकी इंटरनल और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे होते हैं, जब HLS लेते हैं तो प्रत्येक किडनी के चारों तरफ एक तंतुमय संयोजी ऊतक से बना हुआ आवरण होता है। उस आवरण को हम रीनल कैप्सूल कह रहे होते हैं। रीनल कैप्सूल को पीलिंग या छिलके के रूप में हटा दिया जाता है। ठीक उसको हटाने के पश्चात जो डार्क रेड कलर आउटर लेयर के रूप में दिखाई दे रहा होता है, दैट इज कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। और जो मिडिल या इंटरनल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज मेडुलर पार्ट ऑफ द किडनी। इस तरह से हम HLS में किडनी के 2 भाग या 2 पार्ट देखते हैं। एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स और दूसरा भाग होता है मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट और मेडुला कौन सा भाग हो गया? इनर पार्ट हो गया। ठीक है? तो इसको डायग्राम के द्वारा आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हम इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में भी देखेंगे और यहाँ पर मैंने इसका नोट भी बना रखा है। मैंने अभी बार बार आपको ये कहा कि मानव की जो वृक्क की आंतरिक और औतकी संरचना होती है ये हमें कब दिखाई दे रही होती है? जब हम किसी भी किडनी का HLS या उसका क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तब हमें प्रत्येक वृक्क के चारों ओर से एक तंतुमय संयोजी आवरण दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं प्रत्येक वृक्क के चारों तरफ तंतुमय संयोजी ऊतक से बना हुआ आवरण होता है, या प्रत्येक वृक्क चारों ओर से एक तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे रीनल कैप्सूल या वृक्क संपुट कह देते हैं। क्या कह देंगे? रीनल कैप्सूल या वृक्क संपुट। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर जो मैंने किडनी बना रखी है, इसके ये चारों तरफ जो आवरण है संयोजी ऊतक से बना हुआ, इस आवरण को ही हम क्या नाम दे रहे होते हैं? रीनल कैप्सूल कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं इसको? वृक्क संपुट कह रहे होते हैं। अगर हम इस वृक्क संपुट को हटा दें तो किडनी के जो हमें अंदर की तरफ सारे पार्ट्स, बाहर वाला भी दिखाई देना शुरू हो जाता है, मध्य वाला भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जिस तरह से हम सब्जी का छिलका हटा देते हैं और उसके बाद उस सब्जी में हमें बाह्य रूप से भी पार्ट दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कट जब लगाते हैं उसमें चाहे लॉन्गिट्यूडिनल चाहे ट्रांसवर्स, तो उसमें अंदर के भाग भी हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार ठीक अब हम किडनी से जब रीनल कैप्सूल को हटाते हैं
तो उसके हमें अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं वो आसानी से दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि रीनल कैप्सूल के नीचे वृक्क के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक बाहरी भाग होता है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एक आंतरिक भाग होता है जिसको हम मेडुला या मध्यांश कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये मैंने बताया था रीनल कैप्सूल के ठीक नीचे पाया जाने वाला पार्ट होता है, जो कैसा होता है? डार्क रेड होता है, गहरे लाल रंग का होता है। अगर हम ये रीनल कैप्सूल बाहर से ये आवरण हटाएंगे तो ये वाला जो बाहर की तरफ दिखाई देने वाला भाग है, ये भाग ही क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स, या इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? बलकुटीय भाग कह रहे होते हैं। बलकुटीय भाग के अंदर कुछ सक्रिय उभार मेडुला के बाहरी भाग में धंस जाते हैं। जैसे ये कॉर्टेक्स है, इसके ये सक्रिय भाग यहाँ पर ये प्रवेश कर गए, यहाँ पर ये प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको हम नाम दे रहे होते हैं बार्टनी के स्तंभ, या इनको कहा जाता है रीनल कॉलम्स ऑफ बार्टनी। क्या कहा जाता है? रीनल कॉलम्स ऑफ बार्टनी। ठीक है, अब देखिए इस बलकुटीय भाग में वृक्क नलिकाओं के कौन से वाले भाग पड़े होते हैं? मालपीजी बॉडी होती है, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, समीपस्थ कुंडलित भाग होता है। दूसरा इसका डिस्टिल पाइल्ड या कुंडलित भाग होता है, जिसको हम कह रहे होते हैं डिस्टिल कन्वोलुटेड डक्ट। ठीक है, और इसके कारण ही क्या होता है? जो बलकुटीय भाग है ये मालपीजियन बॉडी के कारण ही कैसा दिखाई दे रहा होता है? ग्रेन्युलर या कणिकामय। इसके पश्चात आता है मेडुला। यह वृक्क का कौन सा भाग होगा? भीतरी। अब देखिए इस कॉर्टेक्स के बाद में जब चलेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहला रहा होता है? मेडुला कहला रहा होता है। कौन सा वाला भाग? ये पूरा का पूरा बीच वाला पूरा का पूरा भाग, जिसको क्या कहेंगे हम? मेडुला या मध्यांश या आंतरिक भाग। ठीक है, अब देखिए इस भाग में वृक्क नलिकाओं के कौन से वाले पार्ट होते हैं? हेनले का लूप होता है। दूसरा क्या होता है? संग्रह नलिकाएं होती हैं जो यूरिन कलेक्ट कर रही होती है। ये सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक बड़ी नलिका बना लेती हैं, जिसको बैरनी की नलिका कहा जाता है। और बैरनी की नलिका सारी कैलिसिस में खुल जाती हैं। कैलिसिस रीनल पेल्विस में खुल जाता है, रीनल पेल्विस यूरेटर में खुल जाता है। अब देखिए मध्यांश के जो बाहर वाले भाग में आपने देखा था बलकुटीय भाग के कारण कुछ क्या बन जाती है? शंकुआकार संरचनाएं, और इन शंकुआकार संरचनाओं को हम कह रहे होते हैं पिरामिड्स। पिरामिड किसमें खुलते हैं? एक प्याले नुमा गुहा में। ये जो गुहा होती है यहाँ पर, इसको हम कह रहे होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर, और इस प्याले नुमा गुहा में ये खुल जाते हैं या स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? कैलिक्स या कैलिसिस। और ये सारे कैलिक्स या कैलिसिस संयुक्त होकर के किस में खुलते हैं? पेल्विस में या रीनल पेल्विस में। जो ये वाला भाग होता है चौड़ा और कीपाकार, इस रीनल पेल्विस में खुलने के बाद में जो मैंने बताया था कीपाकार और चौड़ा भाग होता है, ये फिर किस में खुल जाता है? इस मूत्र वाहिनी में खुल जाता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? यूरेटर कह रहे होते हैं। और यूरेटर कहाँ पर खुल जाता है जाकर के? यूरिनरी ब्लैडर में। इस तरह से हम दोनों पार्ट को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जो किडनी होती है ये सेम के बीज के आकार की दिखाई दे रही है। दे रही है कि नहीं दे रही? कैसे आकार की? सेम के बीज के आकार की। अब इसमें देखिए बाहरी आवरण तंतुमय संयोजी ऊतक से बना हुआ रीनल कैप्सूल कह दिया गया है। इसको हटाएंगे तो जो सबसे बाहर की तरफ डार्क रेड दिखाई देगा, इसको हम क्या कह देंगे? कॉर्टेक्स कह देंगे। कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या होगा? वृक्क नलिकाओं के मालपीजियन बॉडी, दूरस्थ भाग, समीपस्थ कुंडलित भाग और मालपीजियन बॉडी के कारण ये ग्रेन्युलर दिखाई देता है। इसके बाद कहीं पर क्या होता है? ये कॉर्टेक्स वाले भाग अंदर मेडुला में धंस जाते हैं और धंस करके ये रीनल स्तंभ बना लेते हैं, जिनको हम रीनल कॉलम्स ऑफ बार्टनी कह देते हैं। अब इन रीनल और कॉलम्स बार्टनी के कारण क्या होता है? इसके मध्यांश वाले भाग में ट्रायंगुलर बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और उन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे होते हैं? पिरामिड्स। पिरामिड्स के अंदर बहुत सारी नलिकाएं, संग्रह नलिकाएं होती हैं, इसलिए वो रेखे दिखाई दे रहे होते हैं। ये सारे के सारे पिरामिड एक प्याले नुमा संरचना जिसको कैलिसिस कहा जाता है खुल जाते हैं। कैलिसिस इस चौड़े कीपाकार भाग में खुलती है, जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस किस में खुल जाता है? यूरेटर में। और यूरेटर या मूत्र वाहिनी किस में खुल जाती है? मूत्राशय में।
इस तरह से ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके।